आज की तारीख 21 जुलाई 2025 है। हरियाणा के उस छोटे से गांव में सुबह की पहली किरण अभी ठीक से धरती पर उतरी भी नहीं थी। माया देवी की आंखें हमेशा की तरह सूरज उगने से पहले ही खुल गईं। उनके हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते थे। होठों पर एक ही दुआ होती, हे भगवान, मेरा बेटा रमेश जहां भी रहे खुश रहे, उसे किसी की नजर न लगे। उनका बेटा शहर में रहता था, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। माया के लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था। पति के जाने के बाद रमेश ही तो उसके जीने का एकमात्र सहारा था। उसका अकेलापन बहुत गहरा था, लेकिन बेटे की याद उस अकेलेपन पर मरहम लगा देती थी। माया रोज सुबह उठकर घर के छोटे से आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती, फिर अपने पुराने धुंधले चश्मे को साफ करके बेटे की तस्वीर को निहारती। यह तस्वीर तब की थी जब रमेश 10वीं में पास हुआ था। उस दिन वह कितना खुश था। माया उस खुशी को याद करके मुस्कुरा देती। उसका दिल कहता, मेरा बेटा अफसर बन गया है। वह पूरे गांव में गर्व से बताती थी कि उसका रमेश शहर में बड़ा साहब है। वह यह नहीं जानती थी कि शहर की ऊंची इमारतों ने उसके बेटे के दिल को कितना छोटा कर दिया था। उसके लिए तो रमेश आज भी वही छोटा सा बच्चा था, जो उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर चलता था। गांव का जीवन धीमा था, हर दिन एक जैसा लगता था, लेकिन माया के लिए हर दिन उम्मीद लेकर आता था। उसे लगता था, आज रमेश का फोन आएगा। वह पूछेगा, माँ, तू कैसी है, खाना खाया? पर फोन कम ही आता था। जब आता भी था तो बस कुछ पलों की बात होती थी। हाँ माँ, सब ठीक है, काम बहुत है। माया का दिल भर आता, पर वह अपनी आवाज को मजबूत बनाकर कहती, बेटा, अपना ध्यान रखना, समय पर रोटी खा लेना। वह अपनी तकलीफें, अपना अकेलापन कभी उसे नहीं बताती थी। उसे लगता था कि उसका दुख सुनकर बेटा परेशान हो जाएगा। वह तो बस बेटे की खुशी चाहती थी। माया की दुनिया उसके छोटे से घर और बेटे की यादों तक ही सीमित थी। पड़ोस की औरतें जब अपने बच्चों के बारे में बातें करती, तो माया का दिल भी करता था कि वह भी कुछ कहे। वह कहती, मेरा रमेश तो कहता है, माँ तू अब आराम कर, बहुत काम कर लिया तूने। उसकी बातों में गर्व होता था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन भी होता था, जिसे कोई नहीं देख पाता था। वह जानती थी कि उसका बेटा अब बहुत दूर चला गया है, सिर्फ शहर से नहीं, दिल से भी। फिर भी एक माँ का दिल उम्मीद नहीं छोड़ता। वह हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती, शायद उसका बेटा आया हो। माया की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उसका घर खुशियों से भरा था। पति के साथ मिलकर वह खेतों में काम करती थी। रमेश के जन्म के बाद तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। पति का सपना था कि उनका बेटा पढ़ेगा, लिखेगा और बड़ा आदमी बनेगा। वह नहीं चाहते थे कि बेटा उनकी तरह खेतों में मिट्टी से मिट्टी हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रमेश जब सिर्फ 10 साल का था, तो उसके पिता एक बीमारी में चल बसे। उस दिन माया पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और बेटे के चेहरे को देखा। उसने कसम खाई कि वह पति का सपना पूरा करेगी। वह रमेश को पढ़ाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उस दिन के बाद माया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह सुबह 4 बजे उठती, पहले घर का काम करती, फिर दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चली जाती। तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, माया ने कभी हार नहीं मानी। लोग उसे कहते, माया, क्यों इस लड़के के पीछे अपनी जान दे रही है, इसे भी खेतों में लगा दे। पर माया किसी की नहीं सुनती थी। वह कहती, मेरा बेटा पढ़ेगा, वह अफसर बनेगा। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे वह रमेश की किताबें और फीस भरती। खुद रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाती, लेकिन बेटे के लिए दूध का गिलास रखना कभी नहीं भूलती थी। उसकी कमर झुक गई थी, हाथों में छाले पड़ गए थे, पर उसके चेहरे पर एक संतोष था। रमेश होशियार था। वह अपनी माँ की मेहनत को देख रहा था। वह मन लगाकर पढ़ता था। जब वह स्कूल में अव्वल आता, तो माया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। वह पूरे गांव में मिठाई बांटती थी। उसकी आंखों में एक चमक होती थी। वह कहती थी, देखना, एक दिन मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। उसने अपनी सारी इच्छाएं, सारे सपने अपने बेटे के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिए थे। उसने कभी अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। उसके लिए बेटे की एक नई किताब, एक नया पेन ही सबसे बड़ी खुशी थी। गांव वाले उसकी हिम्मत की दाद देते थे।
वह एक माँ भी थी और एक पिता भी। उसने रमेश को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता गया। रमेश ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और शहर में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस दिन रमेश की नौकरी लगी, उस दिन माया ने घी के दिए जलाए थे। उसे लगा अब उसके संघर्ष के दिन खत्म हो गए। अब उसका बेटा उसे सुख देगा। वह अब आराम से रहेगी। उसने सोचा था कि बेटा उसे भी अपने साथ शहर ले जाएगा। वह अपने बेटे के घर को संभालेगी, उसके बच्चों को खिलाएगी। उसने कितने ही सपने अपनी आंखों में सजा लिए थे। उसे क्या पता था कि जिस बेटे के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बेटा एक दिन उसे पाई पाई का मोहताज कर देगा। उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए और ज्यादा दर्दनाक रूप में शुरू होने वाला था। माँ, तुम्हें समझ नहीं आता? मैं थक कर आया हूँ। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल गंवार है। न उसे बात करने का तरीका पता है न रहने का। मेरे दोस्त आएंगे तो मैं क्या कहूंगी? इन्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। पता नहीं तुमने इतने साल इनका बनाया खाना कैसे खाया रमेश। हम इन्हें अपने साथ शहर नहीं ले जा सकते। वहां हमारा अपना फ्लैट है, अपनी जिंदगी है। ये वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। माँ, तुम यहीं गांव में रहो। हम तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करेंगे। रमेश की नौकरी लगने के कुछ साल बाद उसकी शादी हो गई। बहू का नाम सीमा था। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। जब रमेश और सीमा पहली बार गांव आए, तो माया ने पूरे घर को फूलों से सजा दिया था। उसने अपनी बहू के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने सोचा था, घर में बहू आएगी तो उसका अकेलापन दूर होगा, उसे एक बेटी मिल जाएगी। लेकिन सीमा को गांव का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे मिट्टी की महक से, गोबर की गंध से और गांव के सीधे सादे लोगों से चिढ़ होती थी। वह अपनी सास से भी ठीक से बात नहीं करती थी। माया जो भी करती, उसे उसमें कोई न कोई कमी नजर आती। रमेश भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। शहर की हवा ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वह अब अपनी माँ के पास कम ही बैठता था। वह ज्यादातर समय अपनी पत्नी के साथ कमरे में बंद रहता या फोन पर लगा रहता। माया जब उससे बात करने की कोशिश करती, तो वह चिढ़ कर कहता, माँ, तुम्हें समझ नहीं आता? मैं थक कर आया हूं। माया का दिल टूट जाता। जिस बेटे से बात करने के लिए वह तरसती थी, आज उसी बेटे के पास उसके लिए दो पल भी नहीं थे। सीमा अक्सर रमेश के कान भरती रहती थी, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल गंवार है। न उसे बात करने का तरीका पता है न रहने का। मेरे दोस्त आएंगे तो मैं क्या कहूंगी? सीमा की जलन और ताने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वह माया को हर बात पर नीचा दिखाती। अगर माया खाने में थोड़ा नमक ज्यादा डाल देती, तो वह पूरे घर में हंगामा कर देती। इन्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। पता नहीं तुमने इतने साल इनका बनाया खाना कैसे खाया रमेश? वह कहती। रमेश अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं बोलता था। वह चुपचाप सब सुनता रहता। उसे अपनी माँ का अपमान होता हुआ दिखता था, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसे डर था कि सीमा नाराज होकर शहर वापस चली जाएगी। वह अपनी नौकरी और अपनी शहरी जिंदगी को खोना नहीं चाहता था। माया सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसे लगता था, शायद नई नई है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह अपनी बहू को खुश करने की हर संभव कोशिश करती, लेकिन सीमा के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वह माया को एक बोझ समझती थी। वह रमेश से कहती, हम इन्हें अपने साथ शहर नहीं ले जा सकते। वहां हमारा अपना फ्लैट है, अपनी जिंदगी है। ये वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। रमेश भी उसकी बातों में आ गया। उसने अपनी माँ से कह दिया, माँ, तुम यहीं गांव में रहो। हम तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करेंगे। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, वह उसे अपने साथ रखने को भी तैयार नहीं था। अब तो कंपनी ने मुझे पास के कस्बे में ट्रांसफर कर दिया है, इसीलिए हम गांव में ही रहने लगे हैं। बुढ़िया काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? माया अब अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। सुबह से लेकर रात तक वह लगी रहती, लेकिन फिर भी उसे दो मीठे बोल सुनने को नहीं मिलते थे। उसे हर बात पर ताने सुनने पड़ते थे। उसकी बूढ़ी हड्डियों में अब उतनी ताकत नहीं बची थी, लेकिन वह फिर भी अपनी बहू और बेटे की खुशी के लिए सब कुछ करती थी। खाने को लेकर माया पर सबसे ज्यादा जुल्म होता था। सीमा अच्छा अच्छा खाना बनाती, लेकिन माया को सिर्फ बची खुची रूखी सूखी रोटी ही मिलती थी।
कई बार तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन माया को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने डरते डरते रसोई में जाकर एक रोटी उठा ली। तभी सीमा ने उसे देख लिया। चोर कहीं की, मुझसे पूछे बिना रसोई में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? दिन भर खाती रहती हो, फिर भी पेट नहीं भरता तुम्हारा। उस दिन रमेश ने भी अपनी माँ पर हाथ उठा दिया। तुम्हारी वजह से मेरे घर में रोज क्लेश होता है, तुम मर क्यों नहीं जाती? उस दिन माया का दिल सचमुच टूट गया। शारीरिक चोट से ज्यादा उसे बेटे के शब्द चुभ गए थे। जिस बेटे को उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही बेटा उसके मरने की दुआ कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू सूख गए थे। अब उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता था। वह एक जीती जागती लाश बन गई थी। वह चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती, न किसी से कुछ कहती, न कुछ मांगती। भूख लगती तो पानी पीकर सो जाती। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई थीं। आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। वह बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। अपमान और तिरस्कार अब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। सीमा उसे बात बात पर गालियां देती। रमेश भी उसे देखकर मुंह फेर लेता था, जैसे वह उसे जानता ही ना हो। कभी कभी जब घर में मेहमान आते तो सीमा माया को एक कमरे में बंद कर देती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी गमवार सास उसकी इज्जत खराब न कर दे। माया उस बंद कमरे में अंधेरे में बैठी बस रोती रहती थी। उसे अपने पति की याद आती थी। वह सोचती, अगर आज वो जिंदा होते तो क्या उसकी यह हालत होती। उसने किस उम्मीद में यह सारी जिंदगी काटी थी? क्या इसी दिन के लिए उसने अपने बेटे को पाला था? इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। माया के घर से आती चीखें और सीमा के ताने अब पड़ोसियों के लिए आम बात हो गई थी। गांव के लोग सब कुछ जानते थे। वे देखते थे कि कैसे माया दिन ब दिन सूख कर कांटा होती जा रही है। वे आपस में बातें भी करते, बेचारी माया, क्या किस्मत पाई है। जिस बेटे के लिए सब कुछ किया, वही उसे दुख दे रहा है। लेकिन कोई भी आगे बढ़कर रमेश या सीमा को कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। सबको लगता था कि यह उनके घर का मामला है। हम क्यों किसी के झगड़े में पड़े? यह सामाजिक चुप्पी माया के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। उसे लगता था जैसे पूरा गांव तमाशा देख रहा है और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। हालांकि पड़ोस में रहने वाली एक जवान औरत, पिंकी का दिल माया के लिए बहुत दुखता था। पिंकी ने अपनी माँ को जल्दी खो दिया था और वह माया में अपनी माँ की छवि देखती थी। वह अक्सर माया की हालत देखकर रो पड़ती थी। कई बार जब रमेश और सीमा घर पर नहीं होते तो पिंकी चुपके से माया के लिए कटोरी में दाल या सब्जी ले आती। वह माया के पास बैठती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, मां जी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। माया कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। पिंकी के दो मीठे बोल उसके लिए मरहम का काम करते थे। एक दिन पिंकी ने हिम्मत करके रमेश से बात करने की सोची। जब रमेश उसे बाजार में मिला तो पिंकी ने कहा, रमेश भैया, मां जी की हालत देखी है आपने? वह बहुत कमजोर हो गई हैं। आप लोग उनका ध्यान क्यों नहीं रखते? तू कौन होती है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? अपनी हद में रह। वह मेरी माँ है, मुझे पता है कि उनका ध्यान कैसे रखना है। पिंकी सहम गई। उस दिन के बाद उसने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वह बस दूर से माया को देखकर दुखी होती रहती। गांव की यह चुप्पी माया के अकेलेपन को और भी बढ़ा रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस मामले में चुप थे। वे पंचायत में बैठकर बड़े बड़े फैसले सुनाते थे, लेकिन अपने ही गांव की एक बेबस मां की मदद के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। शायद वे रमेश के शहरी रुतबे से डरते थे, या फिर वे भी इसे एक पारिवारिक मामला मानकर पल्ला झाड़ लेना चाहते थे। यह संवेदनहीनता समाज के उस खोखलेपन को दिखा रही थी जहां लोग दूसरों के दुख को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। माया की तकलीफ सिर्फ उसके बेटे और बहू की वजह से नहीं थी, बल्कि उस पूरे समाज की वजह से भी थी जो सब कुछ जानते हुए भी चुप था। उसकी सिसकियां घर की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थीं। इसी बुढ़िया ने मेरा हार चुराया है। मैं जानती थी यह एक दिन ऐसा ही कुछ करेगी। पता हार कहाँ है? आज तुझे जान से मार डालूंगा। माया कसम खाती रही, रोती रही। बेटा, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। उस दिन उन्होंने माया को बहुत मारा। उसके बूढ़े शरीर पर नीले निशान पड़ गए।
फिर रमेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। आज से तू इस घर में नहीं रहेगी। निकल जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। माया दरवाजे पर खड़ी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। बेटा, ऐसा मत कर, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन रमेश और सीमा ने दरवाजा बंद कर लिया। उस रात आसमान भी जैसे माया के दुख में रो रहा था। जोरों की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। माया अपने ही घर की दहलीज पर बारिश में भीगती हुई बैठी रही। उसे वह हर एक दिन याद आ रहा था जब उसने इसी बेटे को बारिश से बचाने के लिए अपने आंचल में छिपा लिया था। आज उसी बेटे ने उसे बारिश में मरने के लिए छोड़ दिया था। गांव के सरपंच तक यह बात पहुंची। कुछ लोगों ने सरपंच से कहा कि वह हस्तक्षेप करे। सरपंच ने रमेश को बुलाया और समझाया। रमेश, ये ठीक नहीं है। वह तेरी माँ है, उसे घर के अंदर ले जा। ये मेरा घर है और मेरी माँ है। मैं जो चाहूं करूंगा। आप मेरे मामले में मत पड़िए। सरपंच भी कुछ कड़े कदम उठाने के बजाय चुपचाप वापस लौट आए। उन्हें लगा कि एक जवान लड़के से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। उस रात माया अकेली, भूखी, प्यासी और ठंड से कांपती हुई गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। उस रात माया को नींद नहीं आई। बारिश की हर बूंद उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर गिर रही थी। ठंड से उसका शरीर अकड़ रहा था, भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने दिल में हो रहा था। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आ रहा था। वह फिर भी उसके लिए दुआ कर रही थी। भगवान, मेरे बेटे को सुखी रखना। धीरे धीरे उसकी सांसें उखड़ने लगीं, उसकी आंखें बंद होने लगीं। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वह जा चुकी थी। भूख, ठंड और टूटे हुए दिल ने उसकी जान ले ली थी। एक माँ जिसने अपने बेटे को अपनी छांव में पाला था, आज एक अधूरी छांव के नीचे हमेशा के लिए सो गई थी। उसका कर्ज चुकाने वाला अब कोई नहीं था। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।